हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 11। इससे पहले ऑलरेडी हमने 10 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने वादा किया था कि अगर किन्हीं को जो अभी तक 10 सेट हमने करा रखा है उसका अगर पीडीएफ फाइल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इसके लिए हमने एक व्हाट्सअप चैनल बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको सिर्फ वहाँ पे क्लिक करना है, ज्वाइन करना है और वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। अभी तक हमने 3-4 पीडीएफ फाइल, अभी सेट 5 तक हमने पीडीएफ फाइल अपलोड कर दिया है। बाकी काम प्रोसेस जारी है, अपलोड कर दिया जाएगा समय के साथ, ठीक है। बाकी अगर किन्हीं को किसी तरह का कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किन्हीं को पीडीएफ फाइल चाहिए तो बस आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको क्लिक करके ज्वाइन करना है और बाकी जितने भी पीडीएफ फाइल वहाँ पे अपलोड कर दिया जा रहा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, बिना एक भी पैसा लिए हुए, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है आपके लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बॉल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बॉल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है। पीटर्सबर्ग प्रदेश, कोलोराडो प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बॉल पीटर्सबर्ग प्रदेश से संबंध है। रस्ट बॉल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये रस्ट बॉल जो है वो लोहा उत्पादन करने वाला एक आर्थिक क्षेत्र से है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। सवाल है कि कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। साओ पाउलो, सैंटोस या रियो डी जेनेरिया या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि सैंटोस विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में देखेंगे कि सैंटोस ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पतन भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बाकी 2-3 पॉइंट है जो ध्यान में रखना है, जैसे कि भारत में सबसे अधिक कहाँ उत्पादन राज्य, ये कहाँ सवाल आ गया है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन क्या होता है, ये कर्नाटक में होता है, इसको हटा दीजिए। तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन राज्य कहाँ है, ये कर्नाटक है, अर्थात कह सकते हैं कि कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कहाँ होता है, ये कर्नाटक में होता है। भारत में विश्व उत्पादन का केवल लगभग 4.5%, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ त्रुटि है, इसको थोड़ा सा सुधारते हैं। चलिए अब सही है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन राज्य कर्नाटक है, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखना है कि भारत में विश्व उत्पादन का केवल 4.5% कहवा पैदा होता है। कहवा के लिए आवश्यक तापमान कितना है, 15 डिग्री से 18 डिग्री होना चाहिए, जबकि वर्षा 150 से लेकर के 250 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन कब किया गया था। बंगाल से अलग करके बिहार एवं उड़ीसा का गठन कब किया गया था। 22 मार्च 1910, 12 मार्च 1912 या फिर 22 मार्च 1912 या फिर एक से अधिक होगा, यानी से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912, ध्यान रखना है। एक पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान रखना है कि संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो ये थे श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी। अगला सवाल है, शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। बताना है कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन उजाला, ऑपरेशन टोडरमल या फिर ऑपरेशन प्रहार। तो याद रखना है ऑपरेशन प्रहार चलाया गया था, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बाकी कुछ और भी पॉइंट है जो ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि ऑपरेशन धनवंतरी, ये क्या था, ये था अवैध एवं नकली औषधीय के विरुद्ध अभियान। वहीं बात करें हम
ऑपरेशन सिद्धार्थ क्या था? ये था माओवादी उग्रवाद से निपटने हेतु अभियान। वहीं बात करें हम ऑपरेशन मुदगल क्या था? ये था वन विभाग द्वारा पत्थर माफियों के खिलाफ अभियान चलाना। वहीं बात करें हम ऑपरेशन चाणक्य के बारे में, ये क्या था? तो ये था मिलावट के विरुद्ध अभियान। वहीं बात करें कि ऑपरेशन कोबरा क्या था? ठीक है, ऑपरेशन कोबरा क्या था? तो याद रखना है ये था माफिया ग्रहण के विरुद्ध। ठीक है, वहीं बात करें ऑपरेशन ब्लैक पैंथर क्या था? ऑपरेशन ब्लैक पैंथर था कि पश्चिम चंपारण में दस्यु एवं नक्सली समस्या के विरुद्ध अभियान चलाना। तो ये सभी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन चलाए गए हैं बिहार में, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना है पहला ऑपरेशन धन्वंतरी, ठीक है, ऑपरेशन सिद्धार्थ, ऑपरेशन मुदगल, ठीक है, फिर ऑपरेशन चाणक्य, ऑपरेशन कोबरा, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, ठीक है, और बाकी यहाँ पे कुछ बच रहा है जैसे कि ऑपरेशन टोडरमल और ऑपरेशन उजाला। आपको कमेंट करके बताना है कि ये दोनों किससे संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सवाल जिस तरह से पूछा गया है कि बताना है निम्नलिखित में से, यानी कि दिए गए ऑप्शन में बताना है कि किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों का अंतर्गत पाया जाता है, जो कि विकल्प के अनुसार इसका सही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी ध्यान यहाँ पे क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि वर्ष 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट का 17वां प्रकाशन किया गया था, और यह देश की भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना परसेंट था वन? यहाँ पे 21.71% था। ठीक है, जबकि पिछला बार 21.64 या कुछ करके था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाला राज्य कौन सा था? ये था आंध्र प्रदेश। यहाँ पे 2.22% वृद्धि देखने को मिला, जो कि लगभग 647 वर्ग किलोमीटर के अराउंड देखने को मिला। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में बात करें तो वन आवरण के मामले में मिजोरम, जहाँ पे 84.53% वन देखने को मिलते हैं, जो कि प्रथम स्थान पर है। ठीक है, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन कहाँ देखने को मिलता है? मिजोरम में। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला तो ध्यान में रखना है कि वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाला राज्य कौन सा था? तो ये था आंध्र प्रदेश। जबकि प्रतिशत में सबसे अधिक जंगल कहाँ देखने को मिलते हैं, वन कहाँ देखने को मिलते हैं? तो मिजोरम में। और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन देखने को मिला। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे नदियों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखना है, जैसे कि भारत में लगभग 22% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। वहीं पे बात करें तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हिमालय का प्रायद्वीपीय नदियाँ के छोड़े गए गाद द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे या होना चाहिए था हिमालय या प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, हिमालय या प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा छोड़े गए गाद के द्वारा होता है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया जाता है सवाल ये कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है 1911, 1921 या फिर 1931, या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1921। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ पॉइंट है ध्यान में रखना है, जैसे कि 1911 से 1921 के मध्य जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी। वर्ष 1921 के बाद में मृत्यु दर में कुछ सुधार हुआ था, और 1951 इसी को जनसंख्या का लघु विभाजन रेखा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि 1921 ईस्वी के बाद 1990 के दशक तक भारत का जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ा था। तो ये तेज़ गति से कब से बढ़ना शुरू हुआ था? 1921 के बाद। और 1911 से लेकर के 1921 में देखेंगे कि नकारात्मक वृद्धि हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या इसे कहा जाता है? डेमोग्राफिक डिवाइड।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? चेन्नई में, कोयम्बटूर में, मदुरई में, या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन केरल राज्य में होता है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, रबड़ क्या है? एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। ठीक है, रबड़ क्या है? एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। वैसे रबड़ का उत्पादन देखेंगे तो कौन कौन सा देश इसमें आगे है? तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, चीन है, श्रीलंका है। तो इन द्वीपों देखेंगे, इन जगहों पर रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 किसको जोड़ता है? कोट्टापुरम को कोल्लम से, या सादिया को धुबरी से, या हल्दिया को इलाहाबाद से, या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, अर्थात यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। पॉइंट है, ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग प्रस्तावित हैं। वहीं याद रखना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? आसान सा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन, सोना खनन, अभ्रक खनन, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखना है, राजस्थान राज्य का खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है कि भारत में कुछ और भी राज्य है जहाँ पे तांबा का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि राजस्थान में तांबा उत्पादन होता है खेतड़ी में, सिंघाना में, अरखो, दरीवा में। वहीं मध्य प्रदेश में कौन कहाँ पे होता है? तो एक होता है तरेगांव और एक होता है मलजखंड में। झारखंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे मुसाबानी, राखा, धोबनी और पत्थरगोड़ा में तांबा का उत्पादन किया जाता है, और आंध्र प्रदेश में जगह है दोकोंदा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? सोन, पुनपुन, सकरी, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, और पुनपुन नदी जो पलामू है, झारखंड में जो पड़ता है, वहाँ एक जगह है चौराहा पहाड़ी, वहीं से ये निकलती हैं। तो अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे लिखा है कि पुनपुन नदी पलामू झारखंड की चौराहा पहाड़ी से निकलती हैं। पुनपुन की सहायक नदी कौन कौन है? एक है मोरहर और एक है रामरेखा। तो ये भी याद रखिएगा, पुनपुन कहाँ से निकलती है? तो ये पलामू से निकलती है, जो कि झारखंड में है, चौराहा पहाड़ी से निकलती हैं। और पुनपुन के 2 सहायक नदी हैं, मोरहर और रामरेखा, जो कि कहाँ मिलती है? जाकर के गंगा में फतुहा के पास मिल जाती हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती हैं? बताना है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती हैं? CWG से, या AW से, या CA-W से, या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु का CWG से प्रदर्शित किया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, ये अगर हम झारखंड को, बिहार को अगर हम इन 2 भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है, तो ये उत्तर बिहार और नीचे दक्षिण बिहार। ऊपर वाले को दर्शाया जाता है CWG से, जबकि नीचे दर्शाया जाता है AW से। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे CWG में C का क्या अर्थ है, W का क्या अर्थ है, G का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, जैसे कि C का मतलब होता है समशीतोष्ण जलवायु, W फिर होता है शुष्क शीत ऋतु, वहीं G का मतलब होता है मानसूनी वर्षा। वहीं AW का अर्थ यहाँ पे एक क्या अर्थ है? तो एक अर्थ है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जबकि W का अर्थ होता है शुष्क शीत ऋतु। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन्स आपको पता होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि ऊपर में CWG देखने को मिलता है जबकि नीचे AW। ठीक है, ये लॉजिक खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है,
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, सवाल है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। काली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आप इस मानचित्र के जरिए समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि ये है आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बांगर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो कि बांगर मिट्टी है, ये वाला जो क्रॉस साइन लगा हुआ है। ठीक है, और ये है नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो ये वाला आपका एरिया दिख रहा होगा, ये वाला है ना, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना आपका, ये वाला डैश डैश से वाला, ये है आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी। और यहीं पे देखेंगे कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो है आपका यहाँ पे कौन कौन था, एक था मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण। तो देखेंगे यहाँ पे चंपारण देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, मुजफ्फरपुर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक और क्या था, एक था आपका दरभंगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर, तो मुजफ्फरपुर कहाँ पे है, तो मुजफ्फरपुर को देखने को मिलेगा ठीक यहाँ पे पश्चिम चंपारण के नीचे। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, हम यहाँ पे रेड से मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे देखने को मिलेगा पूर्वी चंपारण, इसी नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पे मुजफ्फरपुर। ठीक है, और इसी के आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा दरभंगा। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, शायद इसको इसे स्क्रीनशॉट रख कर लेकर रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी में अधिकांश पाई जाती है, ये है नवीन जलोढ़ मिट्टी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। कटिहार, गया, वैशाली, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिला में होता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, अच्छा, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और बिहार का जूट के उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरा स्थान है। पहला स्थान कौन सा है, पहला स्थान है किसका, पश्चिम बंगाल का, दूसरा स्थान है बिहार का। और बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये पूर्णिया में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, पूर्णिया में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। सवाल है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। कोसी, सोन, गंडक, या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे कि त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पे देखेंगे रोहतास के भी उस एरिया में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूना पत्थर बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चूना पत्थर। अब अगर ये देखेंगे कि कुछ इस तरीके से यदि कुछ या थोड़ा सा रुकिएगा, ये वाला अगर कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि बिहार है। ठीक है, स्पेस नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए हमने यहाँ पे इसका मानचित्र ही ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये है आपका, ये वाला एरिया देखेंगे, यहाँ पे है कैमूर। ठीक है, ये वाला कैमूर, तो यहाँ पे है कैमूर का पठार, जहाँ पे रोहतास वगैरह भी आता है। तो देखेंगे कि रोहतास में, कैमूर में यहाँ पे क्या मिलता है, चूना पत्थर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, चूना पत्थर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है। बताना है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। ठीक है, बिहार में देखेंगे कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों का प्रतिशत में साक्षरता दर बहुत ही क्या है, कम है या न्यूनतम है।
सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बात करें यहाँ पे बिहार की कुल साक्षरता दर के बारे में तो कितना है, तो यहाँ पे है कुल साक्षरता दर देखने को मिलता है 63.8%। ठीक है, बात करें यहाँ पे मेल का, तो मेल का है यहाँ पे 71.2%, जबकि फीमेल का देखने को मिलता है 51.5%। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है कितना है, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा, 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बाकी हमने डिटेल से यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए। जैसे कि सीमांत कृषि भूमि जोत किसे कहेंगे हम, तो जो 1 हेक्टेयर से कम जोत का आकार है। वहीं छोटी जोत या लघु जोत किसे कहा जाएगा, जो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है। और अर्ध मध्यम जोत किसे कहा जाएगा, जो कि 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में है। मध्यम जोत क्या है, तो ये 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में होगा। और बड़ी जोत वाला जो है वो कहलाता है 10 हेक्टेयर से अधिक वाला। अगर 10 हेक्टेयर से अधिक है तो वो बड़ी जोत कहलाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं, और इस सेट का अंतिम सवाल है। सवाल है, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। बताना है कि भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है। ठीक है, बता रहा है यहाँ पे औसतन उत्पादन। ठीक है, औसत एवरेज बताना है आपको। पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो याद रखना है कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे इसका सही आंसर हम यहाँ पे ई लगाएंगे। क्यों, क्योंकि नया डेटा के अनुसार यहाँ पे देखेंगे कि तेलंगाना सबसे आगे है। ठीक है, वर्तमान में तेलंगाना राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है। लेकिन हम ये कहें कि भारत में कपास सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये तब इसका आंसर होगा गुजरात। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा में दोनों में अंतर है। और औसतन पूछा जाएगा तो तेलंगाना होगा, पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन जब दोनों अलग हो गए तो अब इसका आंसर तेलंगाना देखने को मिलता है। लेकिन भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में होता है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। ठीक है, और कपास एक नकदी फसल है, ये भी याद रखिएगा, जबकि इसे एक सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है कि भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। कपास एक यहाँ पे नकदी होना चाहिए था, नकदी फसल है, और इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसका अगर PDF फाइल चाहिए आपको तो कमेंट कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। ठीक है, वहाँ से मैंने प्रोवाइड करा दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF फाइल अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जो कि 2-4 सेट का भी अपलोड कर दिया गया, बाकी भी आगे हम करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी वीडियो कैसा लगा तो लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।